नमस्कार। इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है, इसके माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाते हैं जिनका अपना जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। उनके एक एक विचार मोटिवेशन बन जाते हैं हम लोगों के लिए, जीवन जीने की एक नई राह हम लोगों को देते हैं। ऐसे लोगों से हम आपको हमेशा मिलाते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से विद्यालय में वो नहीं जा पाता है बच्चा, तो विद्यालय वहां तक पहुंच जानी चाहिए। ऐसे ही विचार को अंगीकार करके गांवों में विभिन्न प्रकार की समाज सेवा, उनका चौमुखी विकास करने के लिए, गांवों को शक्ति का केंद्र बनाने के लिए एक संगठन कार्य कर रहा है, जो कि आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहा है। तो आज ऐसे संगठन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी हमारे बीच में मौजूद हैं। माधवेंद्र जी भाई साहब, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। आपने हमारे चैनल को अपना बहुत ही कीमती समय दिया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस दरमियान आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो भी जैसा कि आपने बताया राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी है, जगह जगह से आपको तैयारियां करनी पड़ती, फिर भी आपने इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। सत्यबंधु भारत की तरफ से आपका पहले तो आभार है। धन्यवाद। और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और समाज की सेवा करते हुए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हम लोग यहीं से शुरू करना चाहेंगे। संतोष जी, मैं अपने को जन्म से भाग्यशाली मानता हूँ। जी। जन्म से इसलिए कहता हूँ, मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ, जी। इसलिए मैं अपने को बोलता हूँ कि जन्म से भाग्यशाली हूँ। दुर्भाग्य तो हमेशा हर व्यक्ति के साथ साथ चलते हैं। स्वागत मेरा भी दुर्भाग्य ने किया। जन्म के पश्चात लगभग 5 वर्ष की आयु तक मेरे मुंह से स्वर नहीं फूटा। 3 बहनों के बाद मेरा जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिस माँ के 3 बेटियां हों, कल्पना कर सकते हो उसका सामाजिक स्तर कैसा होगा, परिवार में कैसा ट्रीटमेंट मिलता होगा। तो 3 बहनों के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो खुशियां तो खूब मनाई गई, किंतु चंद ही दिनों बाद चिंता का विषय हो गया, मोहल्ले में चर्चा का विषय हो गया कि 3 बेटियों के बाद जन्मा वो भी गूंगा। ठीक बात है। किंतु माता पिता की साधना, संतों का आशीर्वाद, इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि 5 वर्ष बाद मेरे मुंह से जो स्वर फूटा वही मेरा व्यवसाय बन गया। ऐसे प्रारंभ हुआ। शिक्षा लगभग पूर्ण करते हुए सन 1981 में मैंने सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, या कहें पूर्णकालिक जीवन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से घर से बाहर निकला और सामाजिक जीवन में आ गया। प्रारंभिक कार्यक्षेत्र मेरा लखनऊ जिले का गोसाईगंज ब्लॉक था। वहां से कार्य प्रारंभ हुआ। बहुत कठिन था। क्यों कठिन था कि मेरी वेशभूषा अर्थात मेरी जो यूनिफॉर्म होती थी वो कुर्ता धोती होती थी, और मेरी ससुराल गोसाईगंज के 2 किलोमीटर बाजू में थी। 1981 में किसी नौजवान ग्रेजुएट को ससुराल वाले क्षेत्र में कुर्ता धोती पहन के घूमना हो तो कितना कठिन होता होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन
लगभग 1.5 वर्ष मैंने वहां व्यतीत किया, पूरी सफलता के साथ। वहां जो संबंध विकसित हुए वो आज भी यथावत हैं। और फिर जो गाड़ी आगे बढ़ी तो निरंतर दायित्व बदलते रहे, कार्यक्षेत्र बदलते रहे, कार्यक्षेत्र में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आती रही, यात्रा चलती रही और आज जहां तक पहुंच गए। एकल अभियान की नींव कैसे पड़ी और ये एकल अभियान क्या है, इसको आप थोड़ा सा बताएं। 80 के दशक में एक अवसर ऐसा आया था देश के समक्ष, जब झारखंड में कोल्हान आंदोलन बहुत तीव्रता से था। झारखंड तब नहीं बना था, तब वो दक्षिण बिहार का अंग कहलाता था, बोलने वाले दक्षिण बिहार बोलते थे। और वहां के कुछ राजनीतिक दलों ने कोल्हान नाम से एक आंदोलन प्रारंभ कर रखा था, जो मुख्य रूप से क्रिश्चियन मिशनरीज प्रेरित था। उनकी मांग थी कि हमारा प्रदेश अलग किया जाए, और अंततः उसी मांग के आधार पर कुछ संशोधन करते हुए झारखंड का निर्माण भी हुआ। उस आंदोलन के समय पूरे प्रदेश में और क्रमशः बस्तर और उसके आगे के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की ओर एक वह वातावरण जो प्रारंभ हुआ था नक्सलबाड़ी से, बंगाल के नक्सलबाड़ी से, वो फैलता चला गया। और वो वातावरण था कि गलत ढंग से प्रारंभ हुआ था लेकिन हो गया। समाज का अभिजात्य वर्ग, समाज का सामर्थ्यवान वर्ग जो भी है आज के समय में, उसने तुम सब गरीबों का शोषण किया है, तुमको लूटा है और अपनी तिजोरियां भरी है और अपनी कोठियां खड़ी की, हवेलियां खड़ी की। यह विचार ग्रामीण वनवासी क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में फैलाने का प्रयास किया और फैलता चला गया। प्रयास कुत्सित था, गलत था, लेकिन सफलता मिलती गई। और उसके साथ एक और चीज जोड़ी उन्होंने, वो थी कि तुम गरीब पैदा हुए हो, ये ठीक है, लेकिन चूंकि तुम्हारा शोषण करके, तुमको लूट करके इन्होंने अपनी कोठियां बनाई हैं, इसलिए तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है इनको लूटना, येन केन प्रकारेण इनकी संपत्ति छीन करके धनी बनना, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस भाव के कारण जंगल में आक्रोश फैलना शुरू हुआ, जो क्रमशः अलग अलग आंदोलनों के नाम से मुख्य रूप से अलगाववादी भावना को प्रेरित करता हुआ फैलता चला। दुर्भाग्य से उसी समय नगरीय क्षेत्र में भी एक धारणा ऐसी पनपी जो ठीक नहीं थी, उचित नहीं कही जा सकती। और वो धारणा क्या थी कि नगरवासी, हर माता पिता ये चाह रहा था कि हमारा बेटा बेटी ब्रिलियंट स्कॉलर बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य केवल इतना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, सामर्थ्यवान बने, अच्छा पैकेज प्राप्त करे। उसके बाद तो सामान्य युवक का, सामान्य ग्रेजुएट का जो जीवन लक्ष्य बन गया नगरीय क्षेत्र में, स्पेशली महानगरों में, वो बन गया खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, यही तो जीवन लक्ष्य। और क्या? गाना भी आया था, वही उसी आधार पर बन गया। नायिका ने नायक से पूछा कि तुम्हारे कहने से हम खंडाला चलेंगे, ठीक है, वहां जाके क्या करेंगे? तो उत्तर देता है कि खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, बस, और क्या नहीं, इसके अलावा जीवन लक्ष्य है ही नहीं। तो फिर तुम्हारे घर के जो बाकी काम है वो कौन करेगा? तुम केवल धनोपार्जन करोगे और ऐश करोगे, तुम्हारे घर के बाकी काम। तो जो महानगरीय धारणा बनी है कि बाकी काम के लिए गांव वाले हैं ना, गांव वाले, ये भाव डेवलप होता चला गया कि गांव वाले केवल शहर के शहरी परिवारों के घरों का काम करने के लिए ही जन्मे।
इसके कारण ग्रामीण जंगली क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में दूरी और बढ़ती गई। अलगाववादी नेताओं ने इस विषय को भी आधार बनाया और क्रमशः इनके बीच का अंतराल बढ़ता गया। उसी समय सामाजिक विचारकों ने विचार किया और उनको लगा कि यदि इस दूरी को कम नहीं किया गया, इसकी ब्रिजिंग नहीं की गई, कोई सेतु नहीं बना इसके बीच में, तो ये देश को गर्त में पहुंचा सकती है। बस इसी एक विचार को केंद्र बिंदु बनाकर समाधान खोजा गया और समाधान में ये बात निकल के आई कि अशिक्षा इनके मूल में कारण है। वनवासी परिवार, वनवासी बंधु भगिनी बहुत निश्चल होते हैं, सरल होते हैं। उनके बीच में जिसने जो पहुंचकर सौंपा उसको उन्होंने अंगीकार कर लिया, मन से अंगीकार किया। चाहे वो क्रॉस था, उसको भी उन्होंने अपने गले से लगाया, चाहे बंदूक थी, उसको भी उन्होंने अपने सीने से लगाया, और चाहे एकल अभियान कलम लेकर पहुंचा तो कलम को भी उन्होंने अंगीकार किया। ये ऐसे जन्मा। एकल अभियान के अंतर्गत किन किन विषयों पर वहां काम किया गया, बल्कि अब वहां की बात रही नहीं गई है, ये तो पूरे भारत में काम हो रहा है इस समय, और किस किस विषयों पर काम जी। एकल अभियान वास्तव में जन्म के समय यह नाम नहीं था। चूंकि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करने के लिए गए थे, हमारा लक्ष्य था शिक्षा के प्रति रुचि जगाना, बस इतना लक्ष्य था। जंगल के अंदर गांव छोटे होते हैं, उनकी जनसंख्या भी कम होती, तो छात्र संख्या भी स्वाभाविक रूप से कम थी। अब गांव के 20, 25, 30 बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सा पब्लिक स्कूल खोला जाए, सरस्वती शिशु मंदिर खोला जाए, ये संभव नहीं था उतने बच्चों के लिए। तब यह विचार आया कि इनके बीच में एकल शिक्षक विद्यालय प्रारंभ किए जाए, और उस योजना के अंतर्गत उसी गांव के किसी युवक युवती को हमने आचार्य बनाया, आचार्य अर्थात शिक्षक बनाया, और उसके सहारे गांव के 25-30 बच्चों को निश्चित समय में एक स्थान पर एकत्रित करके उनको शिक्षित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में केवल रुचि जगा रहे थे, कालांतर में उनके पाठ्यक्रम में भी वृद्धि हुई, पाठ्यक्रम निरंतर संशोधित होता चला, और कालांतर में योजनाएं भी जुड़ती गई। एकल शिक्षक विद्यालय योजना में पहले पूरा नाम हम प्रयोग करते थे, कालांतर में इसका नाम हो गया एकल विद्यालय योजना, क्योंकि कहने में सरल पड़ा। फिर योजना शब्द भी छूट गया, बोलते बोलते एकल विद्यालय रह गया। ये बहुत वर्षों तक एकल विद्यालय शब्द चलता रहा। लेकिन जब अन्य योजनाएं जुड़ी, जैसे विद्यालय का कोई छात्र अचानक 5-7 दिन से अनुपस्थित है, तो आचार्य को चिंता हुई, क्यों अनुपस्थित है। उस क्यों का पता लगाने के लिए जब आचार्य ने परिवार में संपर्क किया, तो पता चला कि वो बच्चा तो खत्म हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई 5-7 दिन में? तो पता चला कि फला दिन उसको डायरिया हुई थी, डायरिया का शिकार हुआ, और 3 दिन किसी तरह निपट पाया, 3 दिन में वो काल कवलित हो गया। छोटे बच्चों के लिए डायरिया तो हानिकारक होता सबके लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से। मलेरिया का शिकार हुआ उसका पिता, और 4 दिन में विदा हो गया। तो ये ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान ट्रीटमेंट से पहले खोजा जा सकता था। ट्रीटमेंट देने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं थी, किंतु उनको सचेत करने की इच्छा शक्ति थी हमारे पास, बचाव के। हाँ, इसी भाव को ध्यान में रखकर हमारी आरोग्य योजना प्रारंभ हुई कि हम गांव-गांव में अवेयरनेस लाएंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत करेंगे, शिक्षित करेंगे। तो क्या शिक्षित करेंगे? सामान्य सी बात, बर्तन से पानी निकालना है तो हमारा हाथ उसमें न डूबने पावे,
इसके लिए लंबे हैंडल वाले बर्तन से पानी निकालना, बाल्टी से, मग से, घड़े से। या बरसात के दिन में, वैसे तो हम नाले का पानी पीते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में हम झरने का पानी न प्रयोग करें, किंतु दूसरा विकल्प नहीं है, तो प्रयोग करने के पहले उसको उबाल लें, उबाल करके ठंडा करके फिर प्रयोग करें तो शुद्ध हो जाएगा। मच्छर से बचना है, मलेरिया से बचना है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। ऐसे कुछ उपाय सुझाने शुरू हुए तो आरोग्य योजना प्रारंभ हो गई। ये 2 योजनाएं हो गई। और कुछ दिन बीते तो ध्यान में आया कि ये शिक्षित होते चल रहे हैं, किंतु विधर्मी इनको समझाने में निरंतर सफल होते जा रहे हैं, मूर्ख बना करके। और जब उनसे पूछा गया कि तुम विधर्मियों के चक्कर में क्यों पड़ जाते हो, तो उनका उत्तर था कि हमको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं। धारणा कैसी कि तुम हिंदू हो, कैसे कहते हो कि तुम हिंदू हो, हम कैसे मान लेंगे तुम हिंदू हो। हिंदुओं की पहचान होती है, उनके गांव में मंदिर होता है, उनके घर में भगवान के चित्र होते हैं। तुम्हारे गांव में ना तो मंदिर है ना चित्र है। वो अपने भगवान के बारे में जानते हैं, तुम जानते भी नहीं हो। तब उनके मन में ये पीड़ा विकसित हुई। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं से बात किया, वनवासियों ने, कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करवाइए कि हम भी अपने भगवान की कथा जान सकें। कैसे जान पाए? तो महानगरीय कथाकार, जो प्रतिष्ठित कथाकार है, वो गांव तो जाएंगे नहीं, जंगल में बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। तो क्या उपाय किया जाए? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारे बच्चों को तो सिखा सकते हैं, आप उनको प्रशिक्षित कर दीजिए, हमारे बच्चे कथा बांचेंगे। अरे वाह! आश्चर्य का विषय है, संतोष का भी है कि जिनके हाथ का छुआ पानी समाज पीने को तैयार नहीं था, उनकी संतानों को जंगल से निकालकर श्री अयोध्या धाम में पहला केंद्र प्रारंभ किया गया, श्री राम कथा के प्रशिक्षण का। 9 महीने के सघन आवासीय प्रशिक्षण के पश्चात संगठन ने उनको प्रामाणिक संत के द्वारा दीक्षा दिलवाकर और व्यास कथाकार के रूप में समाज में उतारा। अब तक हम लगभग 5000 कथाकारों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। 5000। इस समय वर्किंग में सीधे सीधे जो संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं वो लगभग 1600 कथाकार हैं। अच्छा। जो संगठन की योजना अनुसार कार्य कर रहे हैं। बाकी अपनी गृहस्थी की आवश्यकताओं के कारण कालांतर में हमसे छूटते चले, लेकिन समाज में वो कथा वाचन कर रहे हैं। तो राम कथा के लिए अयोध्या धाम में और श्री कृष्ण कथा के लिए वृंदावन धाम में ऐसे 2 प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ हुए। क्रमशः भाषाई आधार पर अन्य अन्य प्रांतों में प्रारंभ हुए। गुजराती के लिए गुजरात में, उड़िया के लिए भुवनेश्वर के पास पुरी में, बांग्ला भाषा के लिए नवदीप धाम पश्चिम बंगाल में। ऐसे भाषाई आधार पर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य प्रदेशों में भी केंद्र प्रारंभ हुए। और ये व्यास कथाकार बेटे बेटियां गांव-गांव में प्रवास करके 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन की राम कथा, कृष्ण कथा का वाचन करते हैं व्यासपीठ पर विराजित होकर। और नगरीय समाज भी पूरी श्रद्धा से सुनता है, ग्रामीण तो सुनता ही है। अब इतना कर पाए तो एक और समस्या उपजी। राम कथा सुनते सुनते वनवासी के मन में जिज्ञासा जगी कि राम जी छोटे से पैदल चलते हुए धनुष बाण के बल पर रावण को कैसे परास्त कर गए। ये भरोसेमंद नहीं है। कथा तो है, ठीक है, यह है कहानी ही, भरोसा नहीं हो सकता इस पर। तब विचार एक और आया, और वो विचार ये था कि जैसा पहले ही आपने बताया, हमारे पूरे इस अभियान का आधार वाक्य जो है और आधार संत पूज्य स्वामी विवेकानंद जी हमारे मूलभूत संत हैं। और उनके इस विचार को कि यदि बच्चा विद्यालय नहीं जा सकता तो विद्यालय को बच्चे के पास पहुंचाना पड़ेगा।
ये वाली कहानी यहाँ पे बदल गई, जैसे लोग हाँ कहते थे कुआं हाँ, प्यासे प्यासे को, के पास, हाँ लेकिन यहाँ उल्टी हो हाँ, यहाँ उल्टी हुई। तो ये बहुत विपरीत दिशा में काम करना था, लेकिन कर दिखाया समाज ने। तो ऐसे ही यदि भक्त भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता है, भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच सकता है, तो मंदिर को भक्त के पास ले जाना, ये अगली योजना जुड़ी। और उसके अंतर्गत हमने एक मंझोले साइज के वाहन पर, गाड़ी पर, एक श्री राम दरबार का एक मंदिर विकसित किया। अंदर एक प्रोजेक्टर, जनरेटर, स्क्रीन, इसकी व्यवस्था की, और उस पूरे वाहन का नाम दिया श्री हरि मंदिर रथ। अरे बहुत सुंदर। और उस रथ का गांव गांव में प्रवास प्रारंभ हुआ। जब रथ पहुंचता है गांव में, तो आसपास के 3-4-5 गांवों के नागरिक, जिनके मनोरंजन का एक बड़ा उत्सव जैसा दृश्य बन जाता है, दिन में भगवान के दर्शन करते हैं, हवन पूजन करते हैं, और शाम को धर्म सभा होती है। कोई कार्यकर्ता हमारा संबोधित करता है गांव को, करणीय अकरणीय बातें बताता है। और रात में रामानंद सागर जी ने जो धारावाहिक बनाया था रामायण नाम से, उस धारावाहिक के कुछ प्रमुख अंश एडिटेड हैं। 3 घंटे का एक शो हमने डिजाइन किया है। अरे वो शो गांव गांव में प्रदर्शित किया जाता है, बड़ी स्क्रीन पर। गांववासी देखते हैं, आनंद लेते हैं। तो ये चौथी योजना जुड़ गई। ये प्रारंभ हुआ, इसी के साथ गांव में एक आवश्यकता की अनुभूति हुई। आवश्यकता ये थी कि सब कुछ ठीक दिशा में बढ़ना प्रारंभ हुआ, किंतु रोग नहीं घट रहे थे। तो नगरीय विशेषज्ञों ने भी सिद्ध किया, और गांव के दृश्य ने भी ये प्रमाणित कर दिया कि रोग तो हम खरीद रहे हैं अपनी खेती के माध्यम से। उन्नतिशील खेती के चक्कर में पूरा भारतीय समाज इस चक्कर में आ गया कि हम कैसे केमिकल, रासायनिक खादें उपयोग करें, अपना उत्पादन बढ़ावें, और कैसे कीटनाशकों का प्रयोग करके, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके हम अपनी फसल को बचावें। और इन दोनों माध्यम से ऐसा दुर्गति हो रही है गांवों की कि रासायनिक खाद के कारण धरती क्रमशः बंजर होती जा रही है, और मात्रा अधिक से अधिक प्रयोग होती जा रही खादों की। सरकार के आग्रह के बाद भी मात्रा बढ़ती जा रही है, और रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग के कारण हमारी फसलों पर जहर बढ़ता जा रहा है। इस कारण से रोगी बढ़ते जा रहे हैं। तब ध्यान में आया कि हमको गांव को रहने लायक बचाना पड़ेगा, नहीं तो कोई रहेगा नहीं गांव में, कोई खेती करेगा नहीं। तो कैसे जैविक खेती की ओर प्रेरित किया जा सके, इसके लिए एक नई योजना प्रारंभ की, जिसका नाम रखा ग्रामोत्थान योजना। इसमें 2 प्रमुख बातें रखी, एक जैविक खेती को रखा, और दूसरा गांव की युवा पीढ़ी को कैसे स्किल्ड बनाया जा सके, तकनीकी ज्ञान कैसे जोड़ा जा सके। इस निमित्त स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के रूप में हमने ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र प्रारंभ किए, और ये कार्य अच्छी प्रगति के साथ पूरे देश भर में फैलता चल रहा है। तो ये अगली योजना बन गई ग्रामोत्थान योजना। इतना सब होने के पश्चात भी दिखा कि गांव का शोषण नहीं बंद हो रहा है। समाज के सामर्थ्यवान लोग अथवा सब सरकारी मशीनरी के लोग ग्रामवासी का शोषण नहीं बंद कर रहे। सरकार चाहे जितनी योजनाएं बना ले, वो योजनाएं या तो पहुंचती नहीं है गांव तक, या पहुंचती हैं तो लाभार्थी को पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती, तब वो लाभ मिल पाता है, या पात्रों को नहीं मिल पाती है। हाँ, सुपात्र को नहीं मिल पाता है। तब हमने प्रारंभ किया स्वाभिमान जगाने के उद्देश्य से ग्राम स्वराज योजना, कि ग्रामवासियों का स्वाभिमान कैसे जगे। कुछ पैसा आने लगा, सामर्थ्य बढ़ने लगी, शिक्षित होने लगे, किंतु सिर झुका के चलना, कुछ भी सुन लेना, सहन कर लेना, ये जो स्वभाव था
इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। स्वाभिमान कैसे जगे, इस विषय की आवश्यकता थी। तब ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ की और उसका संगठन बना ग्राम स्वराज मंच। इसी ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ही ये जो लखनऊ महानगर का एक विशेष कार्यक्रम है भगवा यात्रा का, वो भी इसी के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। ये एक एकल विद्यालय के अंतर्गत ये पंचमुखी शिक्षा, हाँ, पंचमुखी शिक्षा इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि प्राथमिक शिक्षा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, खेलकूद और प्राथमिक शिक्षा, विशेष रूप से खेलकूद, उसके बाद युवाओं के लिए, युवाओं के लिए खेलकूद के साथ साथ ये स्वाभिमान जागरण की योजना, ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत उन्होंने 2 नारे लगाए और वो 2 नारे पूरे देश में पॉपुलर भी है। धरती की ताकत जगाएंगे, देश को सुखी बनाएंगे। धरती की ताकत जगाएंगे, देश को सुखी बनाएंगे। एक नारा और प्रयोग किया, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। लोकसभा न विधानसभा, हाँ, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और ये पूरे देश भर में गांव-गांव में खूब चर्चित भी हुआ है। युवा इसके साथ खूब प्रसन्नता के साथ जुड़ा है, उनका स्वाभिमान इसमें दिखा, ये विशेष बात रही। तो ये युवाओं की शिक्षा हो गई। ग्रामवासी कृषकों के लिए, किसानों के लिए हमने ग्रामोत्थान योजना ली। महिलाओं के लिए मातृ शिशु कल्याण की दृष्टि से विशेष रूप से आरोग्य योजना ली और पूरे गांव को संस्कारित करने और विशेष रूप से प्रौढ़ों को, पूरे गांव को आशीर्वाद देने लायक भाव में लाने के लिए संस्कार शिक्षा प्रारंभ की, जिसकी हरिकथा योजना और श्री हरि मंदिर रथ योजना, तो उसको हमने संस्कार शिक्षा कहा। तो प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, विकास शिक्षा, जागरण शिक्षा और संस्कार शिक्षा, ऐसी ये पंचमुखी शिक्षा पूरे गांव के समग्र विकास की दृष्टि से हम क्रमशः प्रयोग करते चल रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि आजकल जो वर्तमान का समय है, उसमें लोग अपने परिवार के बच्चों को पाल नहीं पाते हैं, उनको संस्कारित नहीं कर पा रहे हैं। उसके परिणाम भी लगातार खबरों के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे भारत में इस तरीके की योजना को लागू करना और यहाँ तक आना, तो कोई ऐसे अनुभव जो आपको लगते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण रहे? अनुभव तो खैर इतने लंबे जीवन में ढेर सारे हो गए। अब आप ये सोचिए, जहां से वार्ता प्रारंभ हुई थी कि नगरीय और ग्रामीण दोनों समाज के बीच की दूरी को पाटना, नगरीय समाज के अभिजात वर्ग के परिवार के सदस्यों को गांव ले जाना और उनके मन में, ग्रामवासी के मन में, ग्रामवासी के प्रति आत्मीयता प्रकट का भाव विकसित करना और ग्रामवासी के मन में यह भाव विकसित करना कि ये नगरवासी सामर्थ्यवान लोग तुम्हारे शोषक नहीं है, ये भ्रम फैलाया गया है, ये तुम्हारे संरक्षक हैं, शुभ चिंतक हैं। ये आसान काम नहीं था। अपने व्यवहार और अपने प्रेम और अपने कार्य के बल पर ही हमारे कार्यकर्ताओं ने नगरवासी का भी हृदय जीतने में सफलता पाई है और भारत के गांवों में ये वातावरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की है कि नगरवासी हमारे शोषक नहीं है, शुभचिंतक हैं। इस बात को हम सफलतापूर्वक स्थापित कर सके हैं, ये संतोष का भी विषय है और हमको अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व भी होता है कि वो ऐसा कर सके, क्योंकि धन अपने आप एक अहंकार जनक पदार्थ होता है। धन के कारण किसी भी व्यक्ति के मन में अहंकार विकसित होता है और जिसके पास खूब धन हो उसका मन ग्रामवासी के कल्याण के लिए प्रेरित कर पाना, ये तो कोई ऋषि मुनि प्रेरित कर सकते हैं, हमारे पास वो भी नहीं थे, सामान्य कार्यकर्ता थे। लेकिन हमारे जिनकी उम्र या तो पढ़ाई करके कैरियर बनाने की थी या
विवाह करके गृहस्थी बसाने की थी। ऐसी उम्र के बिल्कुल युवा सेवा कार्यकर्ता सेवाव्रती बनकर अत्यंत सीमित मानधन में समाज का काम करने के लिए घर छोड़कर निकलना, वो भी सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। हमारे पास 8,500 सेवाव्रती कार्यकर्ता हैं जो अपना घर छोड़कर जो क्षेत्र दिया जाता है उस क्षेत्र में महीने के 25 दिन प्रवास करने का प्रयत्न करते हैं और फिर समाज का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं। तो दोनों चीजों की आवश्यकता थी इसके लिए, इतनी लंबी यात्रा के लिए। सेवाव्रती कार्यकर्ता भी, समर्पित कार्यकर्ता भी चाहिए थे और निश्चित रूप से इनके भरण पोषण के लिए पत्रम पुष्पम की भी आवश्यकता थी और वो बिना नगरीय सहयोग के नहीं संभव थे। और यह दोनों काम पूर्ण करने में हमको ईश्वर ने सहायता प्रदान की। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो पंचमुखी शिक्षा हम लोग दे ही रहे हैं जी। साथ साथ में कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा अंग बचा है जहां पर ये एकल अभियान कार्य नहीं कर रहा। हम भारत के सभी प्रदेशों में से 3 प्रदेश अभी मुख्य रूप से बचे हैं, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, जहां हमारे अपने कार्य का विस्तार नहीं कर सके हैं। कुछ परिस्थितियां हैं वहां की। शेष पूरे भारत में किसी प्रदेश में कम, किसी में अधिक, आवश्यकता के अनुसार हम फैल चुके हैं। जितना भी कार्य अब तक हुआ है उसको लेकर क्या उपलब्धि आपको महसूस होती है जहां से कार्य शुरू हुआ था? जो विद्वेष पनप रहा था, भारत में अलगाववाद पनप रहा था, नगरीय और ग्रामीण समाज के प्रति मन में आक्रोश विकसित हो रहा था, लगभग 80% उसका शमन हो गया, समाधान हुआ है। निरक्षरता बहुत सीमित मात्रा में शेष बची है। एकल अभियान के प्रयत्न भी और भारत सरकार के प्रयत्नों का भी प्रभाव है उस पर। इसके कारण निरक्षरता मिनिमाइज हुई है, साक्षरता की दर ठीक गति में बढ़ी है और वातावरण तो बहुत बड़ी मात्रा में सुधरा है। क्योंकि मुझे एक दिन ध्यान में आता है, हमारी एक एम्बुलेंस झारखंड में वनवासी क्षेत्र में गई थी स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर्स को लेकर के, और वहां कुछ अलगाववादियों ने उनका अपहरण कर लिया, रोक लिया। सूचना नगर में पहुंची, रांची पहुंची, प्रयत्न प्रारंभ हुए, क्या किया जाए, कैसे छुड़ाया जाए। तब तक शाम हो गई। प्रशासन के पास जब तक ठीक रूप में विषय पहुंच पाया तो उन्होंने असमर्थता में हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, अब तो शाम हो गई, रात में हम कुछ नहीं कर सकते, कल सवेरे ही देखेंगे। ये समाचार जब तब तक गांव वालों को भी पता चल गया। आसपास के 5-7 गांवों के नागरिक जिनके बच्चे एकल विद्यालय में पढ़ते थे, वो सब रात में मशालें लेकर अपने अपने गांव से निकले और ये अपहरणकर्ता जहां पर इनको रोक के, एम्बुलेंस को रोक के, डॉक्टर्स को रोक रखे थे, उनको घेरा और घेर करके ललकारा कि कल तक तुम सरकार से लड़ते थे तो हम लोग चुप थे कि क्यों हम तुम्हारे काम में बीच में आवे, लेकिन आज तो तुम उनको प्रताड़ित कर रहे हो जो हमारे इलाज के लिए आए थे। नगर से आए हैं डॉक्टर, ये व्यापार करने नहीं आए, हमारे कल्याण के लिए आए हैं, और इन्हीं का अपहरण कर लिया तुमने। ये स्वीकार नहीं। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि कुछ समय के वार्तालाप के पश्चात अंततः उन अलगाववादियों ने हमारे चिकित्सा दल को छोड़ दिया और ये नगर को वापस आ सके। ये प्रभाव है, बहुत बड़ा। हाँ। इस समय और जंगल के अंदर ये व्यक्ति एकल अभियान से जुड़ा हुआ है, इतना बताने मात्र से सब जगह तक आपकी यात्रा संभव है। अच्छा, हाँ, ये सरल है। क्योंकि हमारे सेवाव्रती तो सब बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के ही घूमते हैं, सामान्य सा जीवन है सबका, लेकिन घूमते हैं सब गांव-गांव तक। इसका जिक्र मोदी जी ने भी किया है, है। कई बार कर चुके हो। हमारे 1 लाखवें विद्यालय का शुभारंभ के अवसर पर भी उन्होंने संबोधित किया था।
अच्छा। 1 लाखवां विद्यालय गुजरात में हमने प्रारंभ किया था, तो उसको भी संबोधित किया था। 1 लाख विद्यालय जी ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और सरकारों के लिए भी आसान है। हाँ और इसमें मुझे लगता है कि भी कई लाख बच्चे भी होंगे। हाँ, हम एवरेज 30-32 बच्चे एक गांव में मानते हैं। तब तो बहुत बड़ी संख्या हो। हाँ, तो इतना सारा ये कार्य यहाँ पे हो रहा है, इसके बीच में एक भगवा यात्रा जो कि लखनऊ से आप निकालने वाले हैं। जी और ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपके प्रत्येक कार्य के पीछे एक बहुत ही गहरा उद्देश्य रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए, लखनऊ मेरा केंद्र होने के कारण, स्पेशली हम इस तरीके से पूछ रहे हैं कि हाँ, लखनऊ में ऐसा क्या दिखा आपको जिसकी आवश्यकता पड़ी। नहीं, मैं घटनाक्रम पूरा बता देता जी। हूँ आपको, कैसे इसका जन्म हो गया भगवा यात्रा का। मुझे भी आश्चर्य हुआ। हमने श्री हरि मंदिर रथ योजना की चर्चा की आपसे। जी। उसी योजना के अंतर्गत जब जब जहां जहां दानदाता उपलब्ध होते जाते हैं, नए नए रथ विकसित होते जाते हैं। जयपुर हमारा केंद्र है इनके निर्माण का, वहां से बन के फिर जिस प्रदेश में आवश्यकता होती है वहां भेज दिया जाता है। तो ऐसे ही एक समाचार मेरे पास एक कार्यकर्ता ने दिया कि भाई साहब, लखनऊ जिले के लिए एक नया रथ प्राप्त हो गया है, केंद्र से अलॉट हो गया है, तो उसका शुभारंभ करना है। आप कोई तिथि बता दीजिए जब आप लखनऊ में उपलब्ध हो उसके शुभारंभ के लिए। तो मैंने सहज भाव से उत्तर दिया कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, लखनऊ नगर का जो हमारा नगर संगठन है उसके पदाधिकारियों से बात करो और उनका उपयोग करो। उस कार्यकर्ता का उतना साहस नहीं था। मैंने कहा ठीक, इसमें मैं सहयोग करता हूं आपका। लखनऊ में हमारा एक चैप्टर है भारत लोक शिक्षा परिषद का, तो उस चैप्टर के पदाधिकारियों से मैंने चर्चा की। तो उन्होंने कहा ठीक भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। अब उस रथ का उद्घाटन होना है, मतलब क्या होना, कोई इवेंट होना चाहिए। तो हमने सहज कल्पना के आधार पर कहा कि जेठ माह सामने आने वाला है, तो किसी मंगलवार के दिन इसको अलीगंज के हनुमान मंदिर से पूजन करके और विदा कर दिया जाए। हमारा ये इतना प्रस्ताव था, तो कार्यकर्ताओं का, नगरीय कार्यकर्ताओं का एक विचार और उसमें जुड़ गया कि विदा कर दिया जाए। मतलब कहां को विदा कर दिया जाए, क्यों ना नगर की सीमा तक उस रथ के साथ साथ चले हम लोग। तो ये बात जुड़ गई, नगर की सीमा तक उसके साथ साथ चलें और सीमा के बाद फिर हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए विदा कर दें उसको। तो हुआ कि सीमा तक मतलब कहां तक चला जाए। तब किसी कार्यकर्ता का प्रस्ताव आ गया और उसको सबने सहमति दे दी, क्यों ना लखनऊ महानगर के अंदर इसकी एक परिक्रमा कराई जाए और उस परिक्रमा के पश्चात फिर कार्य क्षेत्र के लिए विदा किया जाए। ये बात स्वीकार हो गई। तो परिक्रमा का कार्य क्षेत्र कौन सा रहे, कौन सा रूट रहे, मार्ग निश्चित होना था। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ क्या, पिछले अनेक वर्षों से भारत में ये धारणा विकसित होती चली कि ये हमारा इलाका, वो उनका इलाका, और हमारे इलाके में ये सब नहीं चलेगा। लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। लखनऊ के भी कुछ मोहल्लों को यह संज्ञा मिल गई कि इस इलाके में तो हमारी इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। कार्यकर्ताओं ने कहा भाई साहब, रूट वही बनना चाहिए, पूरा लखनऊ हमारा है। भगवान लक्ष्मण ने, युवराज लक्ष्मण का बसाया हुआ ये नगर किसी नवाब ने खरीदा नहीं, तो किसी नवाब का नहीं हो सकता है। लखनऊ के बारे में विज्ञापन दाता भी जो प्रचार करते हैं, पर्यटन विभाग भी जो प्रचार करता है, लखनऊ इज द सिटी ऑफ नजाकत, तो नजाकत की सिटी नहीं है, ये वीरों की धरती रही है। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि लखनऊ किसका। तब मार्ग इसका तय हुआ, मार्ग का प्रस्ताव दिया गया शासन को कि हमको इस मार्ग से निकलने की अनुमति प्रदान की जाए।
अलीगंज के हनुमान मंदिर के निकट का जो चौराहा है, जिसको कपूरथला चौराहा कहते हैं, कपूरथला चौराहा से प्रारंभ होंगे और निराला नगर, डालीगंज बाजार, डालीगंज गोमती नदी का पुल पार करके घंटा घर और इमामबाड़ा होते हुए कोनेश्वर मंदिर पहुंचना और वहां से चौक बाजार पार करके चरक चौराहे से दाहिने मुड़ना और पूरे लखनऊ की प्रिय बाजार संडे मार्केट उसको पार करते हुए फिर नक्खास चौराहे से बाएं मुड़ना, अर्थात हमारा जो यहियागंज का गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारा को प्रणाम करते हुए सीधे अमीनाबाद बाजार, अमीनाबाद कोतवाली से दाहिने मुड़कर लाटूस रोड और लाटूस रोड से कैसरबाग चौराहा, बारादरी होते हुए परिवर्तन चौक पार करके खाटू श्याम मंदिर में दर्शन, प्रसाद वितरण और इस यात्रा का समापन, ये स्वरूप रहता है। थोड़ी नानुकुर के पश्चात, थोड़ी शर्तें लगाने के पश्चात प्रशासन ने भी इसको अनुमति प्रदान की। पिछले कई वर्षों से यात्रा होती चली आ रही है। लखनऊ के सब निवासियों के प्रति हम आभारी हैं, दो कारणों से। एक कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वो इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, अपना वाहन लेकर सम्मिलित होते हैं, अपने उत्साह के साथ पूरी यात्रा को उत्साहित करते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हैं वो वहां का समाज उत्साहित होता है। स्वागत करने के इतने स्थान बनते हैं कि यात्रा जो निर्धारित समय लेकर चलती है उसमें हर वर्ष विलंब होना अब परंपरा सी बन गई है स्वागत सब केंद्रों के कारण। तो ऐसे सब समाज के प्रति भी हम आभारी हैं और हम उस समाज के प्रति भी आभारी हैं, या समाज के उस योगदान के प्रति भी कि इतने वर्षों में अब तक एक भी अप्रिय घटना नहीं घटी। पूरा समाज जिस आत्मीय भाव से रहता आया है वर्षों से, सदियों से, आज भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहा है। हमारी यात्रा का सम्मान सब धर्मों के लोग स्थान स्थान पर मिलकर, कोई शरबत पिलाता है तो कोई फल वितरित करता है, कोई टॉफी वितरित करता है, कोई केवल शीतल जल पिलाता है, कोई पुष्प वर्षा करता है। ऐसे पूरे लखनऊ के लोग इस यात्रा को आदर के साथ अपने मोहल्ले से आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पीछे कारण भी है कि आपका पूरा अनुभव ही रहा है, जो जिन हाथों में कहीं न कहीं बंदूक थी उन हाथों को कलम पकड़ा दिया। तो हाँ, यह तो हुआ। एकल अभियान के हिस्से में यह श्रेय तो जाता है कि जिन वनवासियों को, जो वनवासी बच्चों के हाथ में भविष्य में बंदूक आ ही जाती, हम उनके हाथ में कलम पकड़ाने में, उनको शिक्षा की दिशा में प्रेरित करने में निश्चित रूप से सफल रहे। तो ऐसी स्थिति में हम भगवा यात्रा में अगर कुछ लोग पानी पिला रहे हैं, कुछ है, तो वो तो आपके लिए बड़ा आसान है। हाँ, बिल्कुल। और कुल मिलाकर हमने समाज के संदर्भ में एक ही बात मानी है। हमको बचपन में कभी संघ की शाखा में गीत गाने का अवसर भी प्राप्त हुआ था, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। तो प्रेम निश्चल भाव से आप समाज के साथ भी करते चलें, कार्यकर्ताओं के साथ भी करते चलें, छल कपट ना रहे। राजनीति में छल कपट चलता है, संगठन में छल कपट नहीं चलता। यह तो निश्चल प्रेम के आधार पर आप चाहे डांटते रहिए, चाहे काम बताते रहिए, चाहे धन की अपेक्षा करते रहिए, सारी अपेक्षाएं पूर्ण होती आई हैं। अब तक का इतिहास इस बात का गवाह है। बहुत ही बढ़िया कार्य है और हमारी नजरों में तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य है, जिसको एकल अभियान और आप जैसे लोगों ने यहाँ तक लाके एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बधाई भी देते हैं और साथ साथ ये जो विवेकानंद जी का जो विचार था उसको अंगीकार करके आप चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि जो अन्य युवा हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, उनको भी अपना कोई विचार आप दें। देखिए, युवाओं के लिए तो बिल्कुल बहुत गंभीर अवस्था है इस समय, क्योंकि दुर्भाग्य से पूरा का पूरा विश्व मार्केट गाइडेड हो गया है।
बाजार के दिशा निर्देश में चल रहा है। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान करके देखिए। एक समय होता था कि बूढ़ों को छोड़ दीजिए, युवा ही बाजार में जाकर अपनी पसंद का कपड़ा थान से कटवा कर खरीदता था और अपनी पसंद के टेलर से सिलवाता था। बिल्कुल टाइट फिटिंग, बिल्कुल बराबर की फिटिंग का कपड़ा। और आज कैसा रूप बदल गया कि नहीं, टेलर व्यवसायहीन होते जा रहे हैं, कंपनियों के हिस्से में चले गए टेलर। आज सब रेडीमेड खरीदना चाहते हैं। बाजार ने कहा तुम रेडीमेड खरीदो, युवा प्रेरित हो गया उधर। फिल्मी कलाकारों ने विज्ञापन दिए और युवा चल पड़ा। मैं एक उदाहरण हर जगह देता हूं। यदि मेरे कुर्ते से एक धागा लटक रहा हो तो शायद आप भी टोक देंगे, भाई साहब रुकिए जरा, ये धागा खराब लग रहा है, इसको तोड़ दें, तोड़ देंगे। लेकिन आज के युवा की क्या स्थिति हो गई, उसके स्वयं के कारण नहीं, बाजार के कारण, कि फटी हुई जीन्स पूरे समाज में देखिए कैसा सम्मान प्राप्त कर गई। युवाओं ने फटी हुई जीन्स को भी अच्छे कीमत दे करके बाजार में खरीद डाला और चलन में ला दिए, एक फैशन बना दिया, एक ट्रेंड बना दिया। ये युवा के हाथ में कुछ भी संभव है। बहुत पहले से एक नारा लगता आया था, छात्र आंदोलनों में खूब लगा ये नारा, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और ये प्रभाव सब तरफ दिख रहा है। तो युवा के पास मस्तिष्क है, 21वीं सदी का मस्तिष्क है, कंप्यूटराइज्ड माइंड है, खूब उन्नति किया है मस्तिष्क ने। ऐसी परिस्थिति में हम अपने राष्ट्र और अपने सनातन समाज, इन दोनों का हित, इन दोनों की सुरक्षा, इन दोनों का दीर्घ जीवन किन किन बातों से प्रभावित होता है, उन सबको अंगीकार करना पड़ेगा। अन्यथा हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। सदियों से यह सनातन समाज और विशेष रूप से भारतवर्ष कितने आक्रांताओं के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा, आज भी है। आज तो इतना हो गया है, युग के अनुसार परिवर्तन हुआ है। अनेक विदेशी शक्तियां हमारे देश के में चुनाव को प्रभावित करके अपनी मनपसंद कठपुतली सरकार बनाना चाहती हैं, ताकि वो अपना माल हमारे देश में अपनी इच्छा अनुसार खपा सकें। ये विकसित देशों की समस्या है। बाजार उनके यहां भर चुका है, अब कहां ले जाए माल। और भारत एक सुंदर बाजार है, अति विशाल जनसंख्या वाला बाजार है, उसमें वो लाना चाहते हैं। तो इन सब साजिशों से अपने राष्ट्र को और अपने परिवारों को बचाते हुए हमको भविष्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी। तो हमारे ऋषियों ने जो नारा दिया था वसुधैव कुटुंबकम का, इसको अंगीकार करना, पहले अपने कुटुंब का कल्याण देखना, उसको सुरक्षित करना, संस्कारित करना, और साथ साथ पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हुए हम अपनी भावनाओं का विकास करें, विस्तार दें। मुझे लगता है विश्व के साथ साथ हमारे देश को भी योग्य दिशा मिल सकेगी। ये हमारे बीच में आज माधवेंद्र जी, आपने बहुत ही उत्कृष्ट विचार और एकल अभियान के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारी। कई सारे लोग सोचते रहते हैं कि हम सेवा करें, सेवा के लिए बड़ा तरीके चाहिए होते हैं, उनको एक अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन यहाँ आपने कहाँ से एक विचार शुरू हुआ, करते करते आज एक ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। और हमारे चैनल को आपने समय दिया, इतनी सारी बातें साझा की, और आगे भी हम आपके इस कार्य में और अनुभव जो आपके हैं वो हम प्राप्त करते रहें। इस आश्वासन के साथ आज हम ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर से हम लोग किसी अन्य विषय पर आपसे अनुभव लेने के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। जरूर, धन्यवाद।
अच्छा भी।